आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो जल्दी से अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। हम आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉपी पेन अपने पास रखिए, जो चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन कीजिए। हम बिल्कुल बिगिनिंग से आपका सिलेबस जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत। भौतिक जगत में हमने दो थ्योरीज के ऊपर बात करी थी। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे फोर्सेस, कुछ ऐसे बलों के ऊपर बात करेंगे जिनको हम प्रकृति में मूल बल के नाम से जानते हैं, यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो प्रकृति में मूल रूप से चार बलों के ऊपर हम बात करते हैं। प्रकृति में मूल बल चार होते हैं। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वन बाय वन हम इन सारे फोर्सेस के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले इनके नाम लिखिए, फिर हम वन बाय वन सबके ऊपर चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ये प्रकृति के मूल बल हैं। वन बाय वन इनके ऊपर चर्चा हम करेंगे। नंबर 1 हेडिंग पुट अप करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप में से काफी सारे बच्चों को जानकारी होगी, है ना, सुना हुआ भी होगा और काफी सारी चीजें पता भी होंगी। क्लास 10th में हमने गुरुत्वाकर्षण, क्लास 9th में हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का एक चैप्टर था ग्रेविटेशन का। ऐसा ही आपके पास एक चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का क्लास 11th में भी रहेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बात है सिलेबस की। आपका जो सिलेबस रहने वाला है, जो भी चैप्टर्स आपके पास रहने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या आपका सिलेबस है, कितना पार्ट आपका आ रहा है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आने वाले किसी दिन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आने वाले किसी समय में हम डिस्कस करेंगे जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए होंगे। अभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स हमसे नहीं जुड़े हुए, तो जब सब जुड़ जाते हैं हम सिलेबस को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में। समझ में आ गई है बात? चलिए, तो आज की क्लास को हम करते हैं कंटिन्यू। हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम ये जानते हैं कि दो पिंड जिनके बीच की, इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। जिनके केंद्रों के बीच की दूरी r है, स्मॉल r है। एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, ठीक है। तो दोनों के बीच में
दोनों के बीच में एक आकर्षण का बल लगता है। एक कैसा बल लगता है? आकर्षण का बल लगता है, जो कि उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं, और ये दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण इस फॉर्मूला से हम लोग डिनोट करते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कहानी सुनाई। थोड़ा सा आसान करके बताएं, थोड़ा सा स्लो करके बताएं, क्योंकि आपको रिवीजन करने में शायद थोड़ा समस्या हो रही होगी, तो थोड़ा सा रिवीजन करके बताते हैं, बैक चलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा स्लो करके बताते हैं। हमने कहा हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो वस्तुएं हैं, ठीक है? ये दोनों वस्तुएं ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर स्थित हो सकती हैं। ये दोनों वस्तुएं पूरे ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर स्थित हो सकती हैं। ब्रह्मांड से मेरा मतलब सिर्फ पृथ्वी से नहीं है, पृथ्वी के बाहर की हर वो जगह, किसी भी प्लेस, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थिति पर ये दोनों वस्तुएं एग्जिस्ट कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर दो सर्कल्स बनाए हैं, मतलब गोलाकार। तो क्या ये वस्तुएं गोलाकार होंगी? आंसर है नहीं, ये किसी भी शेप की हो सकती है। यहाँ पर मैंने आपको दर्शाने के लिए गोला बनाया है। ये किसी भी आकार की हो सकती है, या फिर ऐसा हो कि ये कोई आकार ही ना हो, है ना? टेढ़ी मेढ़ी वस्तु हमारी तरह, हम इंसानों का कोई आकार थोड़े ना है ना? तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो गुरुत्वाकर्षण बल में हमने क्या कहा? दो वस्तुएं होनी चाहिए और दोनों के बीच की कुछ दूरी हो। अब ज्यादा या कम से हमको फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा दूरी है या कम दूरी है, बस वो दोनों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, है ना? तो हमने कहा इनके बीच में आकर्षण का बल काम करता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इसको और ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचता है। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई? ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरी बात यहाँ से स्टार्ट होती है। हमें समझ में आया हर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है, और ये आकर्षण का बल होता है, मतलब अपनी तरफ खींचती है। इसको हमने ऐसे समझा, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये एक पेड़ लगा हुआ है जिस पर एक फ्रूट लगा हुआ है, और ये फ्रूट जब गिरता है तो ये पृथ्वी के ऊपर गिरता है। कहाँ गिरता है? पृथ्वी के ऊपर। हमने इसको बात को कैसे समझा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, कि इस सेब को जो है इस पृथ्वी ने, या फिर इस फल को जो है इस पृथ्वी ने अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये कहता है कोई भी दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। बात हमारी समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल तो है, बल तो लग रहा है, लेकिन इस बल का परिमाण कितना होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा? तो इसको हमने समझा एक नियम के थ्रू, जहां पर हमने देखा, प्रयोगों के थ्रू हमने पाया कि जो ये बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगता हुआ, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है जिसको हम कैपिटल जी कहते हैं। इस कैपिटल जी को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बातें हम समझ चुके हैं। ये F, फिर से बात कर रहा हूं, ये F सिर्फ परिमाणु को बताएगा, परिमाणु को बताएगा। आप क्लास 11th में आ चुके हैं। अब क्लास 11th में आपके लिए काफी सारी चीजें नई रहने वाली हैं। उसमें से एक चीज है सदिश और अदिश राशियां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं इस सदिश अदिश के ऊपर आपके साथ चर्चा करता रहूंगा। और क्लास 11th, क्लास 12th, उसके बाद आप आगे की जो भी पढ़ाई देखेंगे फिजिक्स में, इसका काफी ज्यादा यूज रहेगा। तो इसीलिए सदिश आपके पास जो है काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स ही नहीं, एज वेल एज मैथ्स में भी ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फिजिक्स और मैथ दोनों में आपको सदिश यानी वेक्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, वेक्टर्स में आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगला ही चैप्टर होने वाला है, और इससे भी बड़ी बात है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में आए हो, वेक्टर्स को स्किप मत करना। सदिश से रिलेटेड एक एक पॉइंट जरूर पढ़ना। ये सोच के सदिश को मत पढ़ना कि एग्जाम में इससे कितना आएगा। जितना भी कुछ सदिश में है
सब कुछ पढ़ने की कोशिश करना, सब कुछ समझने की कोशिश करना। मैं क्लास में आपको सदिश से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सदिश हमें ये बताएगा, जो बल है वो एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि होने का मतलब इसका एक परिमाण और एक दिशा होती है। ये फॉर्मूला हमें सिर्फ इस बल के परिमाण की जानकारी देता है। ध्यान रहे, ये फॉर्मूला हमें सीधे सिर्फ दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण की जानकारी देता है, दिशा की जानकारी नहीं देता है। इसकी दिशा हम इस तरीके से लेते हैं, दोनों वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो दोनों का केंद्र, एक का केंद्र ये रहा, एक का केंद्र ये रहा, ठीक है। दूसरे पेन से आपको शो करता हूँ, एक का केंद्र ये रहा, एक का केंद्र ये रहा, और इनको मिलाया मैंने एक रेखा, इसके अनुदिश ऐसे, इसके अनुदिश ऐसे। आकर्षण बल है ना, तो दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे। अब आपको बात समझ में आई? खैर छोड़िए उस बात को, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रकृति के मूल बल में गुरुत्वाकर्षण बल में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले डिस्कस करना है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। हमारी समझ में आ चुका है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आइए इसे लिखते हैं, या फिर इसे रहने देते हैं, ठीक है। जो चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझाई हैं, नेक्स्ट पेज पर इसे लिखते हैं। बच्चों क्लास 11th में आपको बिल्कुल कूल होके पढ़ना है, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ना है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि जो जो चीजें आप सीखेंगे एक से एक चीज आप सीखने वाले हैं, नई से नई चीजें सीखने वाले हैं। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है यहाँ पर कि जो किसी भी बच्चे की समझ में ना आए, ठीक है। सारी चीजें समझने वाली, सारी चीजें इजीली समझ में आएंगी। हर एक चीज को हम आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे आपको। बस आपको ध्यान पूरा जो है रखना है क्लास में। कुछ चीज नहीं समझ में आती तो वो आपको बताना है, ठीक है। बाकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपको एक एक चीज जो है वो समझाई जाए। चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल में सबसे पहला बल हम क्या लिखेंगे? दो वस्तुओं के बीच या मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दो वस्तुएं, तो ये दो वस्तुएं कोई सी भी दो वस्तुएं हैं, कहीं भी स्थित हो सकती हैं, किसी भी स्थान पर हो सकती है। एक वस्तु पृथ्वी पर, दूसरी वस्तु चंद्रमा पर हो सकती है। एक वस्तु पृथ्वी पर, दूसरी वस्तु ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर हो सकती है। ध्यान रहे इन बातों का। नेक्स्ट है, पहली बात तो हमने समझ ली कि ये दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। दूसरी चीज क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब जिसका परास क्या है? अधिक परास है। रेंज क्या है? अधिक है। अगर मैं अधिक परास लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, आप समझ में आया होगा रेंज। अगर आप यहाँ पृथ्वी पर हैं और ये कोई एक वस्तु है जो कि किसी एक प्लेनेट पर रखी है, तो आप दोनों के बीच में भी ये गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो देखो कितनी बड़ी रेंज है इसकी, है ना, कितना बड़ा परास है इसका, ठीक है। तो ये क्या है? एक लॉन्ग रेंज फोर्स है जो लंबी लंबी दूरियों के बीच काम करता है। सूर्य ये सन है, और ये उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कोई प्लेनेट है। सपोज अर्थ तो नजदीक, अर्थ से भी दूर मान लो कोई जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, प्लूटो है। तो इनके बीच में भी क्या काम कर रहा है भाई? इनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो देख रहे हो कितने लंबी रेंज है। सन और जुपिटर के बीच में काम कर रहे हैं, सन और सैटर्न, सन और यूरेनस, सन और नेपच्यून, है ना, कितनी लंबी रेंज है इसकी। तो दूसरी चीज क्या पता चली हमें कि इसकी जो रेंज है, इसका जो परास है वो अधिक है, काफी लंबी रेंज का ये फोर्स है। इसके बावजूद इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी कि ये प्रकृति के मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। बलों में से दुर्बलतम बल है। चलिए ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे इसमें, ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में जल्दी से। चलिए ये 3 पॉइंट्स लिख दिया आपने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकंड के ऊपर बात करते हैं। दूसरा हमारा प्रकृति का मूल बल कौन सा है भाई? सेकंड हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। चलिए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सारी चीजें अभी जो भी बताऊंगा आपको प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड बताऊंगा। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं, ठीक है। चैप्टर था ना आपके पास विद्युत, क्लास 10th में, ठीक है। और चुंबकीय मतलब मैग्नेटिज्म बोलते हैं इसे हम, है चुंबकत्व। और ये भी आपके पास एक चैप्टर था, याद करो, आपके पास था चैप्टर विद्युत और एक चैप्टर था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ना। विद्युत और चुंबकत्व जो है एक दूसरे से संबंधित है, ये आप पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं बात को। तो हम जानते हैं कि अगर दो आवेश हमारे पास हो, ये धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, तो दोनों के बीच में हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण। ये एक दूसरे को दूर दूर की तरफ धकेलेगा, जो बल लगाएंगे दूर दूर की तरफ, तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, प्रतिकर्षण, रिपल्शन। समझ रहे हैं बात को। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को पास पास खींचने की कोशिश करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, कौन सा बल देखने को मिलता है, आकर्षण का बल, अट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये बल हमको किस प्रकार से दिख रहा है, ये बल हमको दिख रहा है आवेशों से, आवेशों के बीच। और आप जानते हैं आवेश ही वो घटक है, आवेश ही वो कारक है जिसकी वजह से विद्युत का निर्माण होता है। यस और नो, हम बात को समझते हैं। हमने जब विद्युत की परिभाषा पढ़ी होगी डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो हमने ये क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा को कौन बना रहा है, विद्युत धारा को कौन बना रहा है, आवेश बना रहे हैं। और मैग्नेटिज्म जो चुंबकत्व है, हमने बोला ये क्या है, ये भी तो विद्युत का ही, विद्युत धारा का एक प्रभाव है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है साथ साथ चलते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि इस प्रकार से जो लगने वाले बल होंगे वो होंगे विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। तो इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने पढ़ना है अभी भी, आपका मतलब इस क्लास में भी आपको इसमें काफी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। काफी डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को पढ़ना है। हालांकि जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स, अधिक दूरी का या फिर अधिक परास का बल है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, एक और चीज दोनों में ध्यान रखेंगे कि माध्यम पर निर्भर नहीं रहता ये बल। ऐसा नहीं है कि दो आवेशों के बीच का माध्यम देखेगा फिर उस पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा, नहीं। दो आवेश अगर वो विपरीत प्रकृति के हैं तो उन पर विजातीय आवेश है ना, यानी अनलाइक चार्जेस हैं, तो उनके बीच में आकर्षण होना तय है। उसके बीच हवा है, उसके बीच चाहे कोई भी माध्यम है, उससे मतलब नहीं पड़ता हमें, ये आवेश है, ये आवेश है, बात को समझो, ये आवेश है, ये आवेश है, इसके बीच में कुछ भी भरा है, हमें नहीं फर्क पड़ता। अगर ये अपोजिट है तो इनमें क्या रहेगा, आकर्षण रहेगा, ठीक है। तो ये जो है बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और ऐसे ही यहाँ पर भी आप लिखेंगे, इस पॉइंट को आप यहाँ पर भी लिखेंगे कि माध्यम पर निर्भर नहीं रहता ये बल। ये भी माध्यम पर निर्भर नहीं रहता, ठीक है। तो दोनों बल जो है माध्यम पर निर्भर नहीं रहेंगे। सिमिलैरिटी, आप समानता भी देखते जाइए और अंतर भी देखते जाइए दोनों बलों के बीच में, ठीक है। तो दोनों ही बल जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। ये पीछा जो हमने गुरुत्वाकर्षण बल कर पढ़ा था, ये क्या है, दुर्बलतम बल है। जबकि बात करें यहाँ पर किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, विद्युत चुंबकीय बल की, तो ये एक प्रबल बल है। प्रकृति के मूल बलों में ये प्रबल है, ठीक है। समझ में आ गई, इतनी बातें इसमें लिखिए, इतनी बातें लिखेंगे इसमें, फिर हम प्रकृति के नेक्स्ट मूल बल के ऊपर जा रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट 3 और 4th फोर्स के ऊपर जाते हैं, तीसरे और चौथे प्रकृति के मूल बल के ऊपर जाते हैं। थर्ड है प्रबल नाभिकीय बल। अब प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल में आपको पढ़ने के लिए काफी कम मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें ज्यादा बातें नहीं लिखेंगे,
जो पहले और दूसरे प्रकार के बल है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आपका 11th में एक चैप्टर है, पढ़ने के लिए काफी कुछ मिलेगा। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, एक चैप्टर है, पढ़ने के लिए बहुत मिलेगा। ठीक है, तो जो नाभिकीय बल है, हालांकि जो एक चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, वहां पर थोड़ा बहुत चर्चा होगी लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होगी, इसीलिए हम ज्यादा बातें इसके ऊपर नहीं करेंगे, मैं आपको बताते हुए चलता हूं। ठीक है, ये एक ऐसा बल है, सबसे पहले लिखेंगे प्रबल नाभिकीय बल। नाम से ही आप जान रहे होंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है, प्रबल नाभिकीय बल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए इसमें लिखते जाएंगे। सबसे पहले ये वो बल है जो न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर, नाभिक में, अच्छा नाभिक में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में प्रोटॉन को प्रोटॉन से, या फिर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से, या न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से जोड़े रखने वाला बल है। समझ में आया? प्रबल नाभिकीय बल कौन सा बल है? जो नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन को प्रोटॉन से जोड़े रखता है। पहली बात समझ में आई। दूसरी चीज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं काम करता ये बल, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें। इसके अलावा ऑटोमेटिक हो गया ना, क्योंकि नाभिकीय बल है तो नाभिक के अंदर काम कर रहा है। नेक्स्ट है आवेश पर निर्भरता इसकी नहीं होती, आवेश पर निर्भर नहीं। जैसे पहले दो बल जो थे वो माध्यम पर निर्भर नहीं थे, वैसे ही इस बल की आवेश पर निर्भरता नहीं होती है। नेक्स्ट जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स, नाभिक का आकार आप जानते हैं ना कितना छोटा होता है, तो उसके अंदर ही काम करता है, यानी इस बल की परास जो है कम है। और बात करें तो प्रबलतम बल है प्रकृति के मूल बलों में। प्रबलतम बल मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो प्रकृति के मूल बलों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा प्रबलतम कौन सा है? वो है प्रबल नाभिकीय बल। चलिए और लास्ट बात करते हैं दुर्बल नाभिकीय बलों के बारे में। दुर्बल नाभिकीय बलों के बारे में हेडिंग डालेंगे दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल में लिखेंगे कुछ विशेष नाभिकीय घटनाओं, जैसे बीटा क्षय, बीटा डिके में ही प्रदर्शित होता है। हर वक्त हमको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल और बाकी जो पिछले तीनों बल हमने पढ़े, ये तो एवरी टाइम ये अपनी एग्जिस्टेंस में। लेकिन ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है, जब बीटा क्षय जैसी कुछ विशेष घटनाएं होंगी वहां पर ही हमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नाभिक से रिलेटेड है, नाम समझ रहे हैं ना, नाभिकीय बल है तो नाभिकीय घटनाओं की ही हम बात यहाँ पर करेंगे, नाभिक से रिलेटेड ही ये बल है। कम परास है इसका भी, शॉर्ट रेंज है, क्योंकि नाभिक के बाद जो भी नाभिकीय बल होंगे उनकी रेंज कम होगी, ठीक है, उनकी परास कम होगी, शॉर्ट रेंज होंगे। इसके अलावा इसकी प्रबलता की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल, किंतु वैद्युत चुंबकीय बल से दुर्बल। मतलब इसकी ये ज्यादा स्ट्रांग है, किससे?
गुरुत्वाकर्षण बल से, लेकिन वैद्युत चुंबकीय बल से कम स्ट्रॉन्ग है। बात समझ में आई? तो अब हमने इतने प्रकार के बल पढ़े, जल्दी से इन्हें नोट डाउन करेंगे, फिर लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि प्रकृति के जो सारे बल हैं इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे वीकेस्ट है वो कौन सा होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें सबसे जो प्रबलतम बल होता है चारों में से वो कौन सा होता है, हमने बात करी थी प्रबल नाभिकीय बल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर उसके बाद करें तो किसका नंबर आएगा, उसके बाद करेंगे तो वैद्युत चुंबकीय बल का नंबर आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। फिर उसके बाद लास्ट में जो हमने पढ़ा था दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे लास्ट में गुरुत्वाकर्षण बल का नंबर आएगा। समझ रहे हैं आप? तो सबसे ज्यादा जो वीक है वो है गुरुत्वाकर्षण बल और सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो है प्रबल नाभिकीय बल। तो ये हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है प्रकृति के मूल बलों की प्रबलता का घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको लगाया है। ठीक है, रेंज की बात कर लें, इनके परास की बात कर लें तो जो प्रबल नाभिकीय बल है ये कम परास का होता है, हमें पता है नाभिक के अंदर काम करता है। ये भी कम परास का होता है क्योंकि नाभिक के अंदर काम करता है। ये दोनों अधिक परास के बल होते हैं। कौन सा? वैद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे। इतना होता है इनके परास, एक न्यूक्लियस के साइज के जितना, नाभिक के आकार के जितना, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, और बाकी इनके जो इनफाइनाइट है, अनंत। ठीक हो गया। चलिए, तो अगर हम बात करें कि अगर ये बल हमारा प्रबल नाभिकीय बल 1 होगा, प्रबल नाभिकीय बल 1 होगा, तो इनका जो अनुपात रहेगा वो कैसा कैसा रहेगा। अगर प्रबल नाभिकीय बल 1 होगा तो वैद्युत चुंबकीय बल 10⁻⁻2 में चला जाएगा। उसके बाद जो दुर्बल नाभिकीय बल है वो चला जाएगा 10⁻13 में। ठीक है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चला जाएगा 10⁻38 में। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। नोट डाउन करेंगे जल्दी से। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। घर से आप इन्हें एक बार रिवाइज करके भी जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।